भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास की संस्कृति धरोहर विशिष्ट प्रकार की रही है। यहाँ अनेक जातियों का संगम है। भारत प्राक प्राक आर्य, प्राक आर्य, तुर्की, अभी अनेक प्रजातियों समुदाय का संरक्षण स्थल रहा है। इतिहास के द्वारा केवल किसी राजवंशों के काल और उसके संबंधित घटनाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उन विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है जो समाज और लोगों के समग्र व्यक्तित्व के अंग होते हैं। इतिहास के अध्ययन से अतीत के समाजों और राष्ट्रों को समझने में सहायता मिलती है और अंततः संपूर्ण मानवता की पहचान होती है। संपूर्ण मानवता की पहचान होती है और अपनत्व का ज्ञान होता है। कुछ लोगों जैसे वैज्ञानिक राजमार्गों आदि का मानना है कि कुछ लोग जैसे वैज्ञानिक और विशेषज्ञों का मानना है कि इतिहास का अध्ययन निरर्थक है। इतिहास का अध्ययन क्या है? निरर्थक है। समाज के आर्थिक विकास में इसका कोई योगदान नहीं है। इसके अध्ययन में समाज में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी का निदान नहीं हो सकता। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इतिहास केवल समस्या उत्पन्न ही करती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इतिहास केवल समस्या उत्पन्न करती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इतिहास केवल समस्या उत्पन्न करते हैं और लोगों के बीच बैर भाव उत्पन्न करती है। लोगों के बीच बैर भाव यानी क्रूरता उत्पन्न करती है। लेकिन मेरा मानना है कि इतिहास के अध्ययन से प्राचीन सम्मान, रहन सहन, उनकी संस्कृति, कल्चर और धर्म समाज व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। इतिहास का अध्ययन हमें अतीत से वर्तमान में भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। जैसे अनेक मानव निर्मित विपत्तियों को झेलना पड़ा। इतिहास के द्वारा समाज में शांति और समृद्धि स्थापित करने में सहायता मिलती है। जब हम प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं के बाहर लिखे गए इतिहास पर नज़र डालते हैं तो ज्ञात होता है कि इस दिशा में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों द्वारा किया जाता है, जैसे हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, स्ट्रैबो, टॉलमी, ये सब प्रमुख लेखक हैं। यदि देखें तो जितना भी युद्ध हुआ है और भारत में विदेशी आक्रांताओं ने तभी प्रवेश किया है जब हम अपने राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर नहीं थे, हमारे में राष्ट्र की भावना नहीं था।
जब जब हमारे में राष्ट्रीयता की भावना था, तब तक हम लोगों ने विदेशियों आक्रांताओं को खदेड़ दिया है। इतिहास लिखने का दूसरा चरण अल्बेरुनी से शुरू होता है। इतिहास लिखने का दूसरा चरण अल्बेरुनी से शुरू होता है। वह महमूद गजनवी का समकालीन था। अल्बेरुनी महमूद गजनवी का समकालीन था। अल्बेरुनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके बाद यूरोपीय इतिहासकारों का मुख्यतः ईसाई प्रचारकों ने भारत के बारे में अनेक ग्रंथों की रचना की। साम्राज्यवादी इतिहास साम्राज्यवादी इतिहास लेखन वस्तुतः भारत के ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों से प्रभावित रहा है। इस प्रकार के भारतीय इतिहास लेखन में ईसाइयों एवं औपनिवेशिक का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ने ही भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। भारतीय इतिहास लेखन में धार्मिक आस्था और राष्ट्रीयता संबंधी तत्कालीन वाद विवाद के साथ ही आर्थिक स्वार्थ साधना के लिए यूरोपीय उपनिवेशों का विस्तार करने के उसके हितों का परिचय मिलता है। इस श्रेणी के प्रमुख इतिहासकार थे विलियम जोन्स था। विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, मोनियार, कार्ल मार्क्स आदि रहे हैं। भारतीय इतिहास पर राष्ट्रवादी विचारों का भी प्रभाव रहा है। इस दृष्टिकोण से इतिहास में समाजवादी संस्कृति को वास्तविक चुनौती दी थी। इस काल में सर्वप्रथम उल्लेखनीय इतिहासकार जो थे डी.आर. भंडाकर, एस.सी. रायचौधरी, आर.सी. मजूमदार, पी.भी. कांड़े, नीलकंठ शास्त्री, के.पी. जायसवाल, ए.एस. अल्टेकर आदि महत्वपूर्ण रहे हैं। इतिहास लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव 20वीं शताब्दी में मार्क्सवादी विचारधारा
मार्क्स मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव 20वीं शताब्दी में व्याप्त हुआ। 20वीं शताब्दी में व्याप्त रहा। इस प्रकार के इतिहास लेखन में सार्वभौम नियमों और विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया जाता है। डी कोशाम्बी को मार्क्सवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। इसके अतिरिक्त है डी आर चन्ना, आर ए शर्मा, रोमिया थापर, इरफान आदि इतिहासकार मार्क्सवादी विचारधारा के थे। वर्तमान में भारतीय इतिहास लेखन में बहुविषयक दृष्टि का अध्ययन बढ़ा है। फलस्वरूप पुरातत्व विज्ञान, मानव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि विभिन्न क्षेत्रों का प्रयोग इतिहास लेखन में किया जाने लगा है। आगे देखते हैं भारतीय की भौगोलिक भूमिका। किसी भी देश के इतिहास का अध्ययन उसके भौगोलिक अध्ययन के बिना अधूरा है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक भारतीय महाद्वीप हिंदुओं में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत की भूमि का या भारत का देश कहा जाता है। देश का नामकरण भरत ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। एक परंपरा के अनुसार इस देश को यह नाम ऋषभ, जो प्रथम तीर्थंकर के पुत्र थे, उनके पुत्र के नाम पर किया गया। कौन थे? ऋषभ के पुत्र के भरत के नाम पर किया गया। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसे आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे जम्बूद्वीप के भाग मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप उस भूभाग को कहा जाता है जहां पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान मौर्य वंश का शासन था। यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। जबकि मध्यकालीन इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान का नाम संबोधित किया। मानना यह है कि हिंद शब्द की उत्पत्ति महान सिंधु नदी से हुआ है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हिंदुकुश पर्वत के बाद आने वाले क्षेत्र को हिंदू बोला जाता था, इसलिए इसका नाम हिंद पड़ गया। हिंद यानी हिंदुस्तान। पुरातत्व साहित्य में भारत का भौगोलिक विभाजन 5 भागों में किया गया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य।
भारत को स्पष्ट रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इस बात को अब आगे देखेंगे।